अगर मुझे एक राइटिंग स्किल दिखाना है तो मैं पेन दिखा दूंगा, मुझे डेंजर दिखाना है तो रेड का सिंबल आ जाएगा, तो रेड से डेंजर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी नहीं एकता गुजर जी, अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू के लिए अभी एक साथ सोच रहे हैं कि एक साथ कंबाइन करके लेंगे, तो एमसीक्यू जब लेंगे शाम को अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा चल रही है अभी, है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म, अभी एक बार पहले सिंबलिज्म को ध्यान से समझेंगे कि सिंबलिज्म का मतलब क्या होता है। सिंबलिज्म का मतलब होता है प्रतीकात्मकता, यानी कि इन्होंने जो राइटर्स थे हमारे, जो मतलब ये ज्यादातर शुरुआत की बात करें इसकी, कहां शुरू हुआ था, तो फ्रांस में शुरू हुआ था। तो फ्रांस में चार्ल्स बॉडलियर ने इनको शुरू किया था, चार्ल्स बॉडलियर ने, ये मान लीजिए 19वीं सेंचुरी में इसको शुरू कर दिया था, और इंग्लैंड में भी आया, इंग्लैंड में इसको जो शुरू करने वाले एक बुक से शुरू हुआ था ये, द सिंबलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर, और ये बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, 1899 में, और राइटर थे आर्थर साइमंस, उनसे इंग्लैंड में शुरू हो गई थी। तो ये सिंबलिज्म है क्या? दरअसल सिंबलिज्म बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे मेरे पीछे एक पिजन बनाया हुआ है, कबूतर बनाया हुआ है, किस चीज का सिंबल है बताना, किस चीज का सिंबल ये है? सिंबल पीस का, शांति का। अगर मान लो हमने कहीं कबूतर उड़ाया है, कहीं पिजन उड़ाया है, तो इसका मतलब हमने क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, क्या स्थापित करने की कोशिश की है? शांति, ठीक है ना। तो वो सिंबलिज्म होता है। तो आपने इंडिया में सुना, मतलब अपने इंग्लैंड के राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, टीएस एलियट, थॉमस हस्टन एलियट, इनके बारे में सुना होगा। तो टीएस एलियट है, उन्होंने द वेस्टलैंड के अंदर बहुत सिंबल यूज किए हैं, छोटी-छोटी चीजों के फिलोमेना ले लिया, तो फिलोमेना में आज की जो महिलाओं की स्थिति है उसको बताया है, पक्षी ले लिए, ठीक है ना, स्वैलो ले लिया, नाइटिंगेल ले ली, तो ऐसे करके छोटे-छोटे और भी सिंबल्स थे, मैडम सोसोस्ट्रेस लिए, तो बताने के लिए, कई सारी चीजों को बताने के लिए इन्होंने सिंबल्स का यूज किया है। तो सिंबल्स, और ओलिवर, आपने सुना है विलियम गोल्डिंग की जो रचना थी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, है ना, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसमें उन्होंने जो पी होते हैं ना, शुअर होते हैं, उनको क्या दिया? ग्लासेस दे दी, चश्मे दे दिए। और ये चश्मे जो प्रतीक है किसके? चश्मे प्रतीक है मेरे भाई नॉलेज के, और एक तरह से नॉलेज के दो, या फिर किसी चीज की खोज के दो, एक तरह का ना, एक डिस्कवरी टाइप की प्रतीक है, या फिर अपनी रेशनल की तार्किकता का प्रतीक है। और जॉर्ज ऑरवेल की आपने एक बुक पढ़ी होगी एनिमल फार्म, है ना, उसमें उन्होंने पशुओं को यूज किया है, एनिमल्स को यूज किया है, ये दिखाने के लिए कि भाई अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे पिग्स पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। तो सिंबलिज्म का बहुत समय से यूज किया जा रहा है ना। तो चलो शुरू करते हैं, करते शुरुआत। चलो आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम सिंबलिज्म की हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके गुण हैं, उसके प्रोपोनेंट्स, किन किन राइटर्स के नाम से जुड़े हुए हैं, और मेजर राइटर्स, ठीक है ना, इनके एक आध दो बुक्स अगर अपन के खास काम की है तो वो अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें दोस्त। पहले जान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है सिंबलिज्म से, तो सिंबलिज्म से क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, पहले तो दिमाग में सेट करो। सिंबलिज्म का ज्यादातर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, और वो भी आएगा कि सिंबलिज्म के प्रोपोनेंट कौन थे, कहां शुरू हुआ था, कौन सी बुक में ओरिजिनेट हुआ था, या फिर कौन सा किसका सिंबल हो सकता है, ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है। वैसे ये वाली बात तो नहीं पूछेगा कि कौन सा सिंबल किसका हो सकता है, एक आपसे ये पूछ सकता है कि भाई किस राइटर का संबंध सिंबलिज्म से है। तो आपको दो पांच राइटर्स याद रखने को, ज्यादा बहुत सारे राइटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र जी, नेहा जी, एकता जी, मनीषा जी, भावना जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म का मतलब सिंबल्स से है। तो मैं पहले तो यहां पर बताता हूं कि सिंबलिज्म इज रिलेटेड टू सिंबल्स। सिंबलिज्म का मतलब, सिंबलिज्म इज रिलेटेड टू सिंबल्स, रिलेटेड टू सिंबल्स। अब ये सिंबल से मतलब क्या है? सिंबल्स इन लिटरेचर। सर ये सिंबल से मतलब क्या है, ये बताओ। सिंबल से मतलब होता है, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन पूरी करता हूं। लिटरेचर टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कोई भावात्मक विचार को दिखाना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड इमोशंस। आपको कोई भी भाव दिखाने हैं, इमोशंस दिखाने हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इमोशंस यूज करते हैं। तो उसको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और इमोशंस को दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। सर ये सिंबल का कहने का मतलब क्या है? सिंबल किस तरह के सिंबल? ऐसे सिंबल जैसे सुनो, आपने कोई कलर ले लिया, कोई कलर ले लिया, जैसे आपने रेड दिखा दिया, तो कलर ले ली, कलर से आप क्या दिखा देंगे? रेड, ग्रीन, ब्लू, इनसे क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आप एक सिंबलिज्म क्रिएट कर देंगे, एक थोड़ा सा प्रतीक क्रिएट कर देंगे। जैसे ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है? होप, उम्मीद। जैसे अगर हरा रंग आप प्रस्तुत करते हो तो इसका मतलब होप ही हो गया। रेड अगर आप ये करते हो, रेड रेड सिंबल, रेड कलर यूज करते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेंजर हो गया, राइट। अब कलर लोगे, ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं, वस्तुएं, जैसे ऑब्जेक्ट यूज कर दिए, जैसे मान लो रोज, एग्जांपल ले लेता हूं, कलर में जैसे रेड ले लिया, ग्रीन ले लिया, ब्लैक ले लिया। ब्लैक किसको दिखाता है? मतलब एक पेसिमिज्म को दिखाता है कि जीवन में डार्कनेस अंधेरा अंधेरा है, पेसिमिज्म को दिखाता है। ऐसे ही वस्तु ले लिया आपने, जैसे वस्तु ले लो आप, रोज ले लिया, गुलाब, प्रेम को दिखाने के लिए आपने गुलाब ले लिया। जैसे पॉइंट ने कह दिया कि ही गेव मी अ लॉट ऑफ रोजेस, ही गेव मी अ लॉट ऑफ रोजेस, ठीक है ना, इन्वेंट अवे, उसने मुझे बहुत सारे फूल दिए और वो चला गया, तो मतलब उसने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। तो रोज को अपन लव कह सकते हैं। थॉर्न डिफिकल्टीज होती है जीवन की, THORN, ठीक है ना, थॉर्न्स हो गए। इसके अलावा आप अगर बात करें स्टॉर्म्स की, अगर बात करें तूफान, तो तूफान भी इसके अंदर आ जाते हैं। रिवर्स की बात करें, रिवर्स आ जाती है, रिवर्स की बात करें तो रिवर्स आ जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे जर्नी यात्राएं आ जाती हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, फिर कुछ फिगर्स भी यूज कर सकते हैं, कोई एनिमल फिगर हुआ, कोई और फिगर हुआ, कोई आकृतियां यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर्स भी यूज करते हैं ये लोग। तो कैरेक्टर्स यूज करके फाइनली क्या करते हैं? ये सिंबलिज्म के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो और अभी थोड़ा सा इसको और समझिए। दरअसल देखो, आपको दो उदाहरण याद रखने, जैसे एक तो विलियम गोल्डिंग का याद रखना है। विलियम गोल्डिंग, ये आपको याद रखना है कि वैसे हालांकि समझने के लिए है, एग्जाम में तो क्या आने वाला है, विलियम गोल्डिंग का नहीं आने वाला। विलियम गोल्डिंग की बुक है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब इस बुक के अंदर आप समझेंगे, इस बुक के अंदर इन्होंने पिगीज ग्लासेस यूज किए हैं। और पिगीज ग्लासेस जो हैं, पिगीज ग्लासेस इन्होंने यूज किए हैं, और इसमें ये बताने की अभी वस्तु हुई ना, पिगी ग्लासेस मतलब सुअर के जो चश्मे हैं, सुअर को चश्मे बना दिया, इसका मतलब किस चीज का प्रतीक है? ये नॉलेज और रेशनैलिटी का प्रतीक है, यानी कि ज्ञान और तार्किकता का प्रतीक है। एक आपको जो वाक्य याद रखना है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के अलावा, एक जॉर्ज ऑरवेल का याद रखना है, ठीक है ना। जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल की जो रचना है, ठीक है ना, अब वो क्या है? जॉर्ज ऑरवेल की रचना है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म याद रखें। अब एनिमल फार्म में आपने याद रखना है कि जो पिग्स हैं ना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो पॉलिटिकल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो ये याद रखना, सिंबलिज्म की डेफिनेशन हो गई। सिंबलिज्म कहते कैसे हैं? देखो, सिंबलिज्म का मतलब होता है पहले कि जो लोग अपने जैसे आपने सुना हो कि जो रोमांटिक एज के राइटर्स थे, या फिर अपने रियलिस्टिक राइटर्स थे, या जो रियल चीजों को दिखाया करते थे, तो ये कहते थे कि नहीं, रियल चीजों को आप दिखाओ, लेकिन रियलिटी को दिखाने के लिए आपको प्रतीक यूज करने पड़ेंगे, आपको सब्जेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, एक्सप्रेशन दिखानी पड़ेगी, इनोसेंस दिखानी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब आप एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए चीजों से जोड़ो, वस्तुओं से जोड़ो, कहीं ना कहीं सिंबल से जोड़ो, तो बच्चों लोगों के दिमाग में वो सिंबल हिट करता है और वो स्टेबल रहता है, माइंड में सेट रहता है। ये इन्होंने सिंबलिज्म। अब सिंबलिज्म केवल लिटरेचर के अंदर नहीं है, आर्ट के अंदर आया, कल्चर के अंदर आया। हमने प्री रिफ्लेक्स पेंटर्स देखे थे ना, प्री रिफ्लेक्स पेंटर्स, उसमें क्या था? वो फ्लावर्स यूज करते थे, पेंटिंग उसमें फ्लावर्स है, लंबे बाल है, विंडो यूज करते थे, मिरर यूज करते थे, मिरर ट्रुथ को दिखाता है। तो सिंबल्स तो इन्होंने सबने यूज किए हैं। चाहे आप फिर आप पुराने किसी राइटर को उठा लो, विलियम शेक्सपियर को उठा लो, विलियम शेक्सपियर का आपने हैमलेट पढ़ा होगा, या फिर आपने मैकबेथ पढ़ा होगा, है ना। ये मैकबेथ भी आपने देखा, मैकबेथ में क्या था कि जैसे कोई किला सिंबल होता था, वहां पर किला ले लिया, क्रो ले लिया, कोई ऐसे पक्षी ले लेते थे, तो उन पक्षियों से पक्षी भी क्या है? अपशकुन का प्रतीक होते हैं। आपको तो अल्बाट्रोस ले लिया था, है ना, द टाइम ऑफ द मैरिनर में। तो रोमांटिक एज में भी इन्होंने क्या किए थे? एक सिंबल्स यूज किए थे, जहां पर ये लोग सारे लोग, बाकी के और राइटर, पुराने राइटर, ये ध्यान देते थे कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए चीजें, ध्यान देते थे कि केवल फिक्सियस होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए। ये चीजों को थोड़ा अलग ढंग से ले जाते हैं। सिंबलिस्टिक जो राइटर्स होते हैं, ये चीजों को केवल सिंबल से जोड़ कर रखते हैं, कहते हैं कि प्रतीक जो है हमारी लाइफ में, प्रतीकों का बहुत बड़ा रोल होता है, एग्जिस्टेंस बहुत बड़ा होता है।
अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि इनको सबसे पहले हिस्ट्री देखें अपन सिंबोलिज्म की। तो सिंबोलिस्टिक जो मूवमेंट था, सिंबोलिस्टिक मूवमेंट ध्यान रखना, ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था मेरे भाई फ्रांस के अंदर। कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, तो ज्यादातर चीजें फ्रांस के अंदर डेवलप हुई हैं। आपको पता है ज्यादातर चीजें फ्रांस के अंदर डेवलप हुई हैं। तो फ्रांस, क्योंकि ज्यादातर जो रोमन आर्ट थी, रोमन कल्चर थी, वो सीधी सीधा पहले फ्रांस में आई, फिर जाके यूरोप के जो और कंट्रीज हैं, ब्रिटेन वगैरह, स्कॉटलैंड वगैरह वहां गई। तो इसकी जो ओरिजिनेशन है, जहां उत्पत्ति हुई, वो फ्रांस के अंदर। और कब हुई थी? आपको ये याद रखना है, लेट 19th सेंचुरी में आपको याद रखना है, ये 19वीं शताब्दी के लेट में हुई थी, है ना। अब दरअसल इसके जो 3 राइटर्स हैं वो है, एक तो है चार्ल्स बॉडलियर। अब ये फ्रांस में चार्ल्स बॉडलियर को क्या माना जाता है? इसके प्रोपोनेंट, मेन प्रोपोनेंट माना जाता है। आपको ये याद रखना है, इनका नाम मेन प्रोपोनेंट, नीचे इनका इमेज बना हुआ है, तो याद रख सकते हैं आप कि चार्ल्स बॉडलियर का नाम खास तौर से आपको जोड़ना है फ्रांस में, और आर्थर साइमन का नाम जोड़ना है आपको इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड में किसका नाम जोड़ना है? आर्थर साइमन। मैं आपको यहां लिख देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो देखो, एक तो है आर्थर साइमन, ये राइट नाम याद रखना है आपको कि इंग्लैंड में आर्थर साइमन, इन्होंने बुक लिखी थी 1899 में, उसके बारे में जिक्र करेंगे। आर्थर साइमन का रिलेशन याद रखना है इंग्लैंड से, है ना। और आपके चार्ल्स बॉडलियर BAUDELAIRE, चार्ल्स बॉडलियर का संबंध रखना आपको फ्रांस से। अगर हम बात करें सिंबोलिज्म के बारे में, तो आपको दोनों राइटर्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इनका ही नाम खास तौर से याद रखना, और ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। तो देखो, ये चार्ल्स बॉडलियर, स्टीफन मालार्मे और एक है पॉल बर्लिन, ये इन तीनों राइटर्स ने क्या किया था? ये तीनों जो राइटर्स हैं, इन्होंने बहुत सारे सिंबल्स यूज किए, और ये एक प्रकार के प्रोपोनेंट कहलाई किसके अंदर? ये कहलाई साहब आपके फ्रांस के अंदर। अब आपको इतना से याद रखना है सुरेंद्र जी, सर एक बार कमेंट स्क्रॉल डाउन करना, ये आपको इतना से याद रखना है, इसमें ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको ये क्या रखना दोबारा बताना कि सिंबोलिज्म है वो कहां शुरू हुआ था? फ्रांस में शुरू हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? 19th सेंचुरी में। मेन प्रोपोनेंट कौन रहे थे? चार्ल्स बॉडलियर के मेन प्रोपोनेंट रहे थे। और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रांस के और कौन-कौन से ये प्रोपोनेंट्स रहे थे, तो आपको एक याद रखना है किसका? स्टीफन मलार्मे का, और एक आपको याद रखना है किसका? पॉल बर्लिन का। तो पॉल बर्लिन और स्टीफन मलार्मे, और एक आपको याद रखना है कौन? चार्ल्स बॉडलियर। ये आपको नाम याद रखना है। अब बात करते हैं साहब कि दरअसल ये सिंबोलिज्म था क्या? सिंबोलिज्म एक रिएक्शन था किसके खिलाफ? रियलिज्म के खिलाफ और नेचुरलिज्म के खिलाफ। रियलिज्म और नेचुरलिज्म जहां वास्तविकताओं से इंसान को जोड़ते थे, या इंसान की कॉमन लाइफ के बारे में बात करते थे, रियल लाइफ के बारे में बात करते थे, ये लोग रियल लाइफ के बारे में बात न करके इनका काम होता था कि सब्जेक्टिव बनाए, पर्सनल बनाए, किसी भी चीज को पर्सनल बनाए। मतलब आप जब पॉइंट लिख रहे हो, खासतौर से पोएट्री में आया था ये, तो अगर आप पॉइंट लिख रहे हो तो पॉइंट जो है वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑथर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, और कहने का मतलब सिंबल्स को वो पर्सनल लाइफ से जोड़ करके यूज कर सकता है। अपनी लाइफ में जो प्रतीक उसने महसूस किए हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, वो उनको एक्सप्रेस कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को भी इसके जोड़ा, कल्पनाओं को भी उन्होंने जोड़ा। तो सब्जेक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी और इमेजिनेशन पर इनका फोकस था। फोकस किस पर था? कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ पर, यानी राइटर की पर्सनल लाइफ पर, आध्यात्मिकता पर और कल्पना पर इनका क्या था? फोकस था। अब ये इंग्लैंड में स्प्रेड हुआ, याद रखना, इंग्लैंड में स्प्रेड हुआ था, ये इंग्लैंड में फैला था। ये एक बुक के पब्लिकेशन के बाद फैला। 1899 में एक बुक आई थी आर्थर साइमन की, और उसका नाम था द सिंबोलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर। और इस बुक की पब्लिकेशन के बाद एक तरह का, हालांकि पहले तो था, लेकिन जानकारी हुई लोगों को कि सिंबोलिज्म से कहते हैं। सिंबल्स तो पहले से यूज करते थे लोग, लेकिन जानकारी इस बुक से माध्यम से हुई कि इंग्लैंड के जो राइटर्स थे वो कि भाई ये सिंबल्स होते हैं यार, इनको सिंबल्स कहते हैं। खास तौर से इसमें योगदान दिया था विलियम ब्लेक ने योगदान दिया, जिससे इंस्पायर्ड हुए थे कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे? डब्ल्यू बी येट्स। और इनकी इस बुक से जो इंस्पायर्ड हुए थे वो टॉमस स्टर्न एलियट, टी एस एलियट, और ज्यादा इंस्पायर्ड होने वाले दो ही लोग हैं, टी एस एलियट और डब्ल्यू बी येट्स, विलियम बटलर येट्स। ये दोनों बहुत ज्यादा से इंस्पायर्ड हुए थे, और ये बुक किसकी थी? आर्थर साइमन्स की, है ना। शुरुआत हुआ था लगभग इसका 1860s 1870s, ऐसे बोलते हैं कि 1870s 1860s और 1880s 1880 के दशक में ये पॉपुलर हो गया था इंग्लैंड के अंदर, लोकप्रिय चालू हो गया था, और बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा, और ये विक्टोरियन टाइम से रिलेटेड एरिया है। तो देखो, अगर अपन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें सिंबोलिज्म की, तो क्या है? पहली बात तो यूज ऑफ मेटाफोरिकल लैंग्वेज। मेटाफोर जानते, रूपात्मक भाषा का इन्होंने यूज किया, मतलब चीजों को फॉर्म्स में यूज करते थे। इनका जो सीधा मतलब ये था कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए फीलिंग्स और थॉट्स मत एक्सप्रेस करो, बल्कि चीजें एक्सप्रेस करो। कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए वो मेटाफोर कहते थे, जैसे मैंने कहा योर आईज आर स्ट्रीम्स, तुम्हारी आंखें जलाशय है। अब मैंने सीधा क्या किया, कैसी सिमिली यूज की? इम्प्लिसिट सिमिली यूज की, और इम्प्लिसिट सिमिली यूज करके मैंने क्या किया कि आंखों की कंपैरिजन किससे कर दी? जलाशयों से कर दी। आंखों की कंपैरिजन जलाशयों से कर दी। जलाशयों का मतलब कि जैसे कि माय ब्लड वाज सैड एंड हर आईज वर स्ट्रीम्स, ऐसे उसकी आंखें धारा बन गई। अब देखो स्ट्रीम्स क्या है? स्ट्रीम तो पानी की झरने होते हैं, धाराएं होती हैं, और उससे अपने उसकी आंखों को कंपेयर किया, तो इसका मतलब वहां पर हमने सिंबोलिज्म यूज किया, स्ट्रीम्स को यूज किया उसकी सैडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने कहा मेटाफोरिकल लैंग्वेज को यूज किया प्रॉपर्ली। सब्जेक्टिव हुआ, मतलब ये ऑथर के या नैरेटर के, राइटर के, पॉइंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स को ये रिप्रेजेंट करने लगे, और इमोशंस कह दो फीलिंग्स की जगह, इमोशंस को ये यूज करने लगे। और स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल थीम्स तो थी, क्योंकि ऐसे क्या करते थे, ऐसे देखो स्पिरिचुअल का मतलब समझो कि जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए सिंबल्स हैं वो भी यूज किया करते थे। आध्यात्मिक जैसे क्रॉस यूज करते थे, क्रॉस बोल दिया, टीएस ने काफी बार क्रॉस का यूज किया, तो क्रॉस का मतलब गॉड से हो गया, क्राइस्ट से हो गया, ईसा मसीह से हो गया। आप शकुनों के लिए अलग अलग चीजें यूज करते थे, रेशमी थीम्स भी यूज करते थे, मिस्टिकल थीम्स भी उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर यूज किया है। इवोकेशन, सजेस्टिव इमेजरी, मतलब कहने का मतलब जो भी सिंबल्स यूज करते थे वो किसी न किसी इमेज से रीडर को कनेक्ट करती थी, कोई इमेज उसके दिमाग में क्रिएट करती थी। सिंपल चीजें समझने के हिसाब से चीजें कि इवोकेटिव था, आह्वान करने वाली चीजें थी, इवोकेट होता है वो आह्वान करने वाली चीजें थी, या फिर ऐसे मतलब कोई चीज का सिंबल अपन यूज करते हैं। जैसे मैंने एक मतलब मेरी बात समझना, जैसे मैंने क्रो यूज किया, तो क्रो किसका सिंबल है? क्रो आपको एक इवोकेशन देगा, किसका? मर्डर का, ठीक है ना, मर्डर का या बैड ओमेन का। ये देखा कि नहीं देखा? अपशगुन देखा कि नहीं देखा? ठीक है, बैड ओमेन का दिया। फिर सजेस्टिव इमेजरी कैसे यूज करते हैं? सजेस्टिव इमेजरी क्या होती है? जैसे मान लो मैंने रिवर यूज की, तो रिवर किसके लिए सजेशन दे रही है? रिवर का मतलब होता है एक एवरलास्टिंग जर्नी, की कभी खत्म न होने वाली यात्रा, तो एक है एवरलास्टिंग जर्नी को ये रिप्रेजेंट करेगा। स्कूल विद्यार्थियों की बेहद मांग पर उत्कर्ष का न्यू सेशन धमाका ऑफर 1 मई तक। जी हां, अब 1 मई तक एवरलास्टिंग जर्नी को ये रिप्रेजेंट करेगा, एवरलास्टिंग जर्नी को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है इन्होंने यूज किया था। आगे देखना, म्यूजिकल लैंग्वेज इन्होंने क्या किया, देखो सुनो कि हर पॉइंट म्यूजिकल लैंग्वेज यूज करता है, और थोड़े सिंबल्स का यूज करके, सिंबल्स कैसे? साउंड वाले सिंबल्स, जैसे साउंड यूज किए इन्होंने। साउंड भी क्या होता है? जैसे वाटर, पानी है ना, पानी जो पत्थर से स्ट्राइक करता है तो ब्रेक 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 ऐसे यूज करे, या फिर ऐसे कई और ऑर्नामेंटोपिया जो होते हैं उनका यूज करके इन्होंने क्या किया? साउंड का यूज करके म्यूजिकल लैंग्वेज क्रिएट की। तो साउंड भी एक प्रकार का सिंबल ही होता है, जो ध्वनियां होती है, ध्वनियां, साउंड, तो वो साउंड भी क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? म्यूजिकल लैंग्वेज होती है। तो जैसे मैंने थर्ड यूज किया, तो थर्ड इज सिंबल ऑफ स्ट्राइकिंग, जैसे स्ट्राइकिंग आयरन विद लैंड, मतलब लोहा अगर मान लो कि अगर जमीन से टकराता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको थर्ड कहते हैं, तो थर्ड हो गया। तो वो थर्ड जो सिंबल है वो क्या है? साउंड है। अब ये सिंबल साउंड है तो समझ में आया कि लोहा कहीं टकराया है, तो अब लोहे मतलब थर्ड से क्या है? एक आयरन दिमाग में आया,
थर्ड से आयरन दिमाग में आया, तो आयरन ये म्यूजिकल साउंड बनाने में, म्यूजिकल लैंग्वेज बनाने में काम आई। इसके अलावा एंटी रियलिज्म था, क्योंकि जब रियलिज्म लोग या रियलिस्टिक लोग वहां पर लोगों की पर्सनल लाइफ पर लिख रहे थे, इन्होंने एक्सपीरियंसेस पर लिखा, इन्होंने इमोशंस पर लिखा। तो ये इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स से, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ खास चीजें पूछी जाएंगी। तो प्रोपोनेंट सुनो आप, सिंबोलिज्म के प्रोपोनेंट्स कौन थे? फ्रेंच एंड इंग्लिश इन्फ्लुएंसेस। फ्रांस से सीधा ही इंग्लैंड और अमेरिका आ गया, इंग्लैंड और अमेरिकन राइटर्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो देखो फ्रेंच स्पीकर्स सुनो आप, चार्ल्स बॉडलेयर, इनकी रचना थी द फ्लावर ऑफ एविल्स, द फ्लावर ऑफ एविल्स, ये रचना थी, तो इनको ये फ्रेंच नेम है इसका, ठीक है ना। इस रचना में इन्होंने भरपूर क्या किया, सिंबोलिज्म का यूज किया है, सिंबल्स का यूज किया है। अगले स्टेफन मालार्मी, ये अपने पढ़ लिए थे, ये अपनी डांस और एब्स्ट्रैक्ट पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। आर्थर क्रैमबोर्ड, ये ब्लेंड किया इन्होंने सर्रियल इमेजरी को अति यथार्थ, मतलब सर्रियल होता है अत्यधिक वास्तविक सी इमेजरी यूज की थी सिंबोलिज्म के साथ, इन्होंने इमेज को सिंबोलिज्म के साथ जोड़ा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अब आते हैं अपने जो मेन राइटर्स हैं इंग्लैंड के, खास तौर से क्वेश्चन तो यहीं से आ रहा है भाई, मेन राइटर से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपके फ्रेंच राइटर से नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा मेन इंग्लिश राइटर से। तो देखो आर्थर साइमन, इन्होंने क्या किया, फ्रेंच सिंबोलिज्म को इंग्लैंड में रिप्रेजेंट किया, सिंबोलिस्टिक मूवमेंट, सिंबोलिस्ट मूवमेंट था लिटरेचर के अंदर, इन्होंने बुक लिखी 1899 के अंदर, ठीक है ना। अब डब्ल्यू बी ईट्स की बात करो, ये डब्ल्यू बी ईट्स से विलियम बटलर ईट्स, और ये प्रभावित रहे इसकी इन बुक से, मतलब ये जो अपने राइटर हैं आर्थर साइमन, इनकी बुक है सिंबोलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर, इससे प्रभावित रहे और इन्होंने ये दिमाग लगा लिया, ये समझ लिया, ये पता कर लिया कि जो हम सिंबल्स यूज करते हैं दरअसल वो सिंबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको सिंबोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सिंबोलिज्म कहते हैं। इन्होंने आयरलैंड के फोकलोर को और किसके साथ, फोकलोर को और मिस्टिसिज्म को किसके साथ जोड़ दिया? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई विलियम बटलर ईट्स की कुछ बुक पूछे तो एक है द सेकंड कमिंग, आपको ये याद रखनी है, द सेकंड कमिंग, ये एक बुक है, फेमस बुक है सेकंड कमिंग, जिसके अंदर उन्होंने सिंबोलिज्म को यूज किया है। टीएस एलियट की जो आप नाम जानते हैं बहुत अच्छे से, और इनको कई जगह पढ़ चुके हैं हम, है ना। और यहाँ पर अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा टीएस एलियट को। टीएस एलियट इनकी बुक थी द वेस्टलैंड, पॉइंट थी वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड, और एक थी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, ठीक है ना। ये इनकी बुक थी, दोनों के अंदर सिंबोलिज्म इन्होंने यूज किया। डांटे गैब्रियल रोसेटी, ये भी राइटर है जो सिंबोलिज्म के हैं। इसके अलावा आपको ऑस्कर वाइल्ड याद रखना है, ऑस्कर वाइल्ड द एस्थेटिक एंड सिंबॉलिक एलिमेंट को इन्होंने प्रोज और ड्रामा दोनों में दिखाया है, मत याद रखना। और विलियम ब्लेक, ये खास बात याद रखना, विलियम ब्लेक फोर रनर रहे हैं, ये याद रखना आपको। विलियम ब्लेक जो है फोर रनर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे विलियम ब्लेक के बारे में, तो ये फोर रनर रहे हैं सिंबोलिज्म के, और इन्होंने सिंबॉलिक मोनोलॉग, ये मिथोलॉजी यूज की, रचना याद रख सकते हैं अगर आप चाहें विलियम ब्लेक की, तो एक तो है द टाइगर रख सकते हैं, और एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। वैसे इनके बक्स याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको पड़े तो आप बता देना, और मुझे तो नहीं लगता कि इनकी बक्स आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, आप इन्हें याद रख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो सिंबोलिज्म से रिलेटेड आपको कोई दिमाग में और डाउट? सिंबोलिज्म बहुत छोटा सा मूवमेंट रहा है, ठीक है ना। अब इनके राइटर्स और सिंबल्स थोड़े से देख लेते हैं, सिंबल्स को देख लेते हैं। देखो की सिंबल्स जो इंग्लिश सिंबलिस्ट लिटरेचर ने यूज किए थे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे गुलाब यूज किया था, और गुलाब प्यार, सुंदरता और पतन का भी प्रतीक है, क्योंकि गुलाब जल्दी नष्ट हो जाता है, उसकी ब्यूटी भी नष्ट हो जाती है। तो यीट्स ने एक बुक लिखी थी क्या, द रोज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें इन्होंने गुलाब को यूज किया था। द टावर, टावर यहाँ पर स्पिरिचुअल सिंबल है एक प्रकार का, तो आइसोलेशन, एम्बिशन और इटर्निटी का प्रतीक है। और टावर जैसे टावर जो है गिर गए हैं, तो लंदन के टावर्स गिर गए हैं, तो ये चीज तो टीएस एलियट ने भी अपनी पॉइंट ऑफ वेस्टलैंड के अंदर यूज की है, ठीक है ना। बस आपको क्वेश्चन किस टाइप से आता है, अच्छा क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो बताता हूं आपको। पहले आप इनको देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, शायद अगला पेज खाली है ना, इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखना द टावर जो है, ये किसका, टावर क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है, टावर चर्च का प्रतीक है। चर्च को इन्होंने यूज किया, जैसे एक इन्होंने यीट्स की पोएम है द टावर, ठीक है ना, उसके अंदर यूज किया है। फिर टीएस एलियट ने भी खूब यूज किया है। वाटर किसका प्रतीक है, शुद्धता का, ऑब्लिवियन का, जैसे उन्होंने डेथ बाय वाटर यूज किया था। एक डेथ बाय वाटर नाम का टीएस एलियट ने जो पोएम लिखी थी ना, उसमें डेथ बाय वाटर करके एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसमें फोनेसियन सेलर जो है डूब जाता है, और वो फोनेसियन सेलर जो डूबता है ना, वो किसका, वो रिवर का प्रतीक है, कि भाई पानी जो है डेथ का भी प्रतीक है और रिवर का भी प्रतीक है। अब समझना कि इन्होंने वाटर को प्यूरिफिकेशन और ऑब्लिवियन का प्रतीक बताया, जैसे एलियट का वेस्टलैंड है, डॉट है ना, इसका सूखा भी। तो मून, चांद को इन्होंने फेमिनिन मिस्टिक्स या मैडनेस के रूप में यूज किया, वो मिसेस डॉलावे, ये वर्जीनिया वुल्फ का है, मिसेस डॉलावे। इन्होंने डेलोवे, सॉरी मिसेस डेलोवे, डेलोवे में क्या लिया, मून को, चंद्रमा को इन्होंने फेमिनिन मिस्टिक के रूप में या मैडनेस के रूप में यूज किया है, किसके अंदर, वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के मिसेस डेलोवे के अंदर, ठीक है ना। ये याद रखना। क्वेश्चन किस टाइप का आता है, अब ये देख लो, क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जैसे आपसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, इनमें से कौन सा ऑथर या फॉलोइंग राइटर्स या फॉलोइंग पॉइंट्स इज रिलेटेड टू सिंबोलिस्टिक मूवमेंट्स, इज रिलेटेड टू सिंबोलिज्म, ऐसे कह दो, सिंबोलिज्म से निम्न में से कौन सा सिंबोलिज्म। अब आपसे ऐसे राइटर के नाम दे देगा, जैसे पुराने राइटर दे दिए, हालांकि चौसर के टाइम से सिंबोलिज्म यूज किए जाने लगे, लेकिन मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट कब शुरू हुआ था, सिंबोलिज्म मूवमेंट, तो मूवमेंट तो आएगा आगे लिखा हुआ, सिंबोलिज्म मूवमेंट या सिंबोलिस्टिक मूवमेंट। तो सिंबोलिस्टिक मूवमेंट या सिंबोलिज्म से जुड़े हुए कौन कौन थे, तो आपको नाम दे दे कि भाई जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरेज, या फिर आपको नाम दे दे फाइनली क्या, डब्ल्यू बी यीट्स। तो आपको टिक लगाना है डब्ल्यू बी यीट्स पर। आपसे कहे कि भाई हु ब्रॉट सिंबोलिस्टिक मूवमेंट इन इंग्लैंड और टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के लिए कौन लेकर आया, इंग्लैंड में कौन लेकर आया, हु ब्रॉट, कौन लाया, हु ब्रॉट सिंबोलिस्टिक मूवमेंट, या इंट्रोड्यूस आ जाए, हु इंट्रोड्यूस्ड सिंबोलिस्टिक मूवमेंट टू इंग्लैंड। अब बताना यहाँ पर क्या आंसर आएगा, फिर यहाँ पर आपको बताना है आर्थर साइमन। आप आगे और राइटर के नाम दे रखे हो, आपको आर्थर साइमन को जोड़ देना है, ठीक है ना। अगला देखना, अगली चीज बात करें अपन आर्थर साइमन। अभी देखो एक और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पूछ ले आपसे कि जो सिंबोलिस्टिक मूवमेंट है, सिंबोलिस्टिक या सिंबोलिज्म इज सिंबोलिज्म ओरिजिनेटेड इन, फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन किसके अंदर, तो आपसे पूछे भाई किसके अंदर ओरिजिनेट हुआ था, वो ओरिजिनेट हुआ था कहां, तो आपसे पूछ ले तो आपको आंसर देना है फ्रांस के अंदर। तो ऐसे करके कौन सी सन में, कौन से सत्र में, कौन से उसमें, ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। एक दो मूवमेंट हो रहे हैं, फिर उसके बाद